Hello guys, this particular video is the third video on the MCQ series और इस particular video में मैं total 10 MCQs discuss करूँगा environment पे. So this is about me and now video start करते हैं. Let's come to the first question. इससे पहले जो MCQ 2 था वो 15 क्वेश्चन थे उसमें और वो रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन थे और अगर उस पर्टिकुलर सीरीज़ में अगर आपका स्कोर अगर 10 से कम है तो डेफिनेटली वो वीक स्कोर है और 12 प्लस है तो डेफिनेटली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्कोर है और ये पर्टिकुलर जो 10 क्वेश्चन है काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं तो आपका स्कोर या 9 या 10 आउट ऑफ 10 होना चाहिए या 8 माइनस अगर 8 से मतलब 7 या 7 से कम सवाल अगर सही हो रहा है तो डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक है और 8 या 9 है तो सही है और डेफिनेटली ईजी है तो डेफिनेटली 9 और 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करना भी डिफिकल्ट नहीं होगा. So the first question is which of the following ecological pyramid is inverted in aquatic ecosystem? Energy, biomass, number, D none. Actually, biomass pyramid is inverted in aquatic ecosystem. और energy का जो pyramid होता है कभी inverted नहीं होता है. That is always upright. Now coming to the second question, which of the following statements are correct about Suffer app? It monitors air quality. सही है. It monitors levels of PM 2.5, PM 10 and ozone. ये भी सही है. It is initiative of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. ये गलत है. It is the initiative of actually Earth Sciences Ministry. और सफ़र ऐप में बेसिकली केवल एयर क्वालिटी नहीं साथ में वेदर फोरकास्टिंग को भी मॉनिटर किया जाता है और अगर जब एयर क्वालिटी को मॉनिटर किया जाता है तो जितने 8 पॉल्यूटेंट्स कवर होते हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में वो भी होते हैं उसके अलावा और 4 पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं तो डेफिनेटली उसको भी आप डिटेल में देख लीजिएगा. फैक्चुअल है, एक बार देख लीजिएगा तो डेफिनेटली एग्जाम में आएगा तो अगर आया तो डेफिनेटली आप सही कर पाओगे. और ये इनिशिएटिव है अर्थ साइंसेस मिनिस्ट्री का क्योंकि वेदर फोरकास्टिंग अर्थ साइंसेस मिनिस्ट्री ही करती है. सो द आंसर विल बी A 1 and 2. Now coming to the third question, which organization publishes assessment reports? IUCN, IPCC, UNEP, WMO. रिपोर्ट लगभग यूपीएससी को 2017 से एक सवाल या 2 सवाल रिपोर्ट्स पे आते ही हैं तो डेफिनेटली रिपोर्ट्स को अच्छे से करके जाना है. और असेसमेंट रिपोर्ट्स पब्लिश करता है आईपीसीसी और लास्ट जो असेसमेंट रिपोर्ट जो पब्लिश किया था आईपीसीसी दैट वाज द 5th असेसमेंट रिपोर्ट. Now coming to the next question, which of the following is India's only mixed heritage site of UNESCO? कंचनजंगा, नंदा देवी, नामदफा, सुंदरबंस. The answer is कंचनजंगा और जो बहुत ही easy question है ये. Now coming to the next question, Kigali Amendment is related to which of the following gases? HFCs greenhouse gas, HFCs ozone depleting gas, olefins greenhouse gas, olefins ozone depleting gas. एक्चुअली हुआ क्या था कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन था उसके तहत जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस थे उसको फेज आउट किया गया था जैसे CFCs को और उसके जगह इंट्रोड्यूस किया था HFCs को. और HFCs ओजोन डिप्लीटिंग नहीं है बल्कि ग्रीन हाउस गैस है. अब ये डिबेट चल रहा था कि HFCs जिसको इंट्रोड्यूस किया गया बिकॉज ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो ग्रीन हाउस गैस है तो HFCs को अब फेज आउट करना है तो वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ही करें क्योंकि वो इसी प्रोटोकॉल के चलते ही इस गैस को इंट्रोड्यूस किया गया या फिर क्योटो प्रोटोकॉल के तहत करें क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल ही कवर करता है ग्रीन हाउस गैस को. तो फाइनली लोग सब कंट्रीज ने डिसाइड किया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ही कवर करते हैं HFCs को और किगाली अमेंडमेंट किया गया. तो HFCs एक्चुअली ग्रीन हाउस गैस है बल्कि ओजोन डिप्लीटिंग गैस ये नहीं है. तो आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा. और HFCs को फेज आउट करके ऑलिफिन्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और ऑलिफिन्स दे आर नाइदर ग्रीन हाउस गैस नॉर ओजोन डिप्लीटिंग गैस. तो डेफिनेटली अगर किगाली अमेंडमेंट का बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर है तो डेफिनेटली यू कैन बी easily able to answer this question. Which of the following are correctly matched? Rotterdam, hazardous chemicals, Basel Convention, hazardous waste, Stockholm Convention, pesticides. Answer is D all. सारे ही सही हैं. Persistent organic pollutants का एक एग्जाम्पल है पेस्टिसाइड्स. तो स्टॉकहोम कन्वेंशन पेस्टिसाइड्स POPs डर्टी डजन्स जो स्टार्टिंग के 12 पेस्टिसाइड्स को जो कवर करता था तो उसी से रिलेटेड है स्टॉकहोम कन्वेंशन. Now coming to the next question, which of the following bodies have been created under Wildlife Protection Act of 1972? Wildlife Crime Control Bureau, National Board of Wildlife, National Tiger Conservation Authority, Central Zoo Authority. Here the answer is D all. सब Wildlife Protection Act के द्वारा ही क्रिएट किए गए हैं. नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का जो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का चेयरमैन एनवायरमेंट मिनिस्टर होता है. Now coming to the next question, which of the following statements are correct about renewable energy? Ocean energy has now been categorized as renewable energy. Solar energy has the largest share in renewable energy production.
सेकंड स्टेटमेंट गलत है, विंड एनर्जी का सबसे ज़्यादा शेयर है अभी। टारगेट्स में सबसे ज़्यादा शेयर सोलर एनर्जी का है, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा शेयर विंड एनर्जी का है। ओशन एनर्जी को रिसेंटली कैटेगराइज किया गया है एज रिन्यूएबल एनर्जी, और जब भी किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगराइज किया जाता है तो फ़ायदा ये होता है कि परचेज ऑब्लिगेशन मिल जाता है गवर्नमेंट के ऊपर। जैसे आप अगर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करते हो तो कोई अगर नहीं खरीदता है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट खरीदेगी, तो ये परचेज ऑब्लिगेशन आ जाता है गवर्नमेंट के ऊपर अगर किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को अगर गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगराइज करती है। तो हाल में ओशन एनर्जी को गवर्नमेंट ने कैटेगराइज किया एज रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। Which of the following statements are correct about Environment Protection Act? This act gives power to center to regulate GM crops. CRZ guidelines have been issued under the act. दोनों स्टेटमेंट सही है। इसी एक्ट के तहत रूल्स 1989 इंट्रोड्यूस किए गए थे जिसके तहत जीएम क्रॉप्स को इंडिया में रेगुलेट किया जाता है। और जियाग जो बॉडी है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, वो बॉडी भी इसी एक्ट के तहत ही बनाई गई है। सीआरजेड गाइडलाइंस भी इसी एक्ट के तहत बनाए गए हैं। ईआईए गाइडलाइंस भी, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट गाइडलाइंस भी इसी एक्ट के तहत हैं। फिर उसके अलावा जो इको सेंसिटिव एरियाज़ भी इसी एक्ट के तहत डिमार्केट किए जाते हैं। तो काफ़ी सारे रूल्स बनाए गए हैं इस एक्ट के तहत। यहाँ आंसर जो आपका होगा सी बोथ। Now coming to the last question, that is the 10th question. Which of the following statements are correct about environment impact assessment? It is done under EIA rules 1994. Second says that EIA rules have been made under Environment Protection Act of 1986. Second सही है, फर्स्ट गलत है। EIA rules 1994 में था, ये पुराना रूल्स है। नया रूल्स 2006 में आया था, इन 2006। तो अभी जो environment impact assessment होता है वो EIA rules 2006 के तहत होता है, और EIA rules डेफिनेटली इसी एक्ट के तहत बनाए गए। तो आंसर इज B2 ओनली। तो डेफिनेटली इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किया जाता है। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई है। अगर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है देन डू वॉच दैट वीडियो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मैंने 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, और डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर भी पोस्ट कर सकते हो। तो डेफिनेटली मेरे को आइडिया लग जाएगा कि अगर लेट से आप लोग का स्कोर काफ़ी अच्छा हो रहा होगा तो डेफिनेटली मैं फिर इजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चन पोस्ट नहीं करूँगा, फिर डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन ही पोस्ट करूँगा। और फिर अगर डेफिनेटली अगर स्कोर उतना अच्छा नहीं होगा तो डेफिनेटली सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं इंक्लूड करूँगा, फ्रॉम इजी टू मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। तो डेफिनेटली आप जो भी आपका स्कोर आ रहा है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। और उसके अलावा डेफिनेटली मैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करने के बारे में डेली सोचा था। तो डेली मैं 10 या 15 एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूँ। और कुछ लोग बोल रहे थे कि डिफरेंट सेक्शंस को भी इंक्लूड किया जा सकता है, जैसे इकोनॉमी या साइटेक हुआ या कल्चर हुआ। तो डेफिनेटली आप जो भी सेक्शन चाहते हैं कि जिससे रिलेटेड मैं 10 एमसीक्यूज़ पोस्ट करूँ तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, कि ताकि मेरे को आइडिया मिल सके कि आप किस सेक्शन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ चाहते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।